छत्तीसगढ़ का इतिहास देश के अन्य भागों की तरह मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है। अतः इस क्षेत्र के इतिहास को समझने के लिए राष्ट्रीय ऐतिहासिक परिवेश को समझना आवश्यक है। साथ ही निकटस्थ भूभागों की ऐतिहासिक गतिविधियों को भी सम्मिलित करना आवश्यक है, क्योंकि अंचल का इतिहास भौगोलिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सदैव सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रभावित एवं समय समय पर संबंध रहा है। छत्तीसगढ़ का ज्ञात इतिहास, जो विभिन्न स्रोतों से पुष्ट हो सका है, मौर्य काल से प्राचीन नहीं है, किंतु किंवदंतियों एवं महाकाव्यों यथा रामायण महाभारत से प्राप्त तथ्यों को मान्य करें तो यह उतना ही प्राचीन है जितनी रामकथा अर्थात छत्तीसगढ़ कम से कम त्रेता युग से ही भारतवर्ष की राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों से किसी न किसी रूप से संबंध रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि छत्तीसगढ़ प्राग ऐतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। इस खंड में मानव विकास के काल से 20वीं सदी तक के ज्ञात घटनाओं का विवरण उपलब्ध साहित्य के आधार पर कालक्रम अनुसार रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। सभ्यता के आरंभिक काल में मानव की आवश्यकताएं न्यूनतम थी, जो उसे प्रकृति से प्राप्त हो जाती थी। मनुष्य पशुओं की भांति जंगलों, पर्वतों और नदियों के तटों पर अपना जीवन व्यतीत करता था। नदियों की घाटियाँ प्राकृतिक रूप से मानव का सर्वोत्तम आश्रय स्थल थी। इस काल में मानव कंदमूल खोदने और पशुओं के शिकार के लिए पत्थरों को नुकीले बनाकर औजार के रूप में प्रयोग करने लगा। पाषाण के प्रयोग के कारण यह युग पाषाण युग के नाम से ज्ञात है। विकास की अवस्था के आधार पर इस युग को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नवपाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के औजार महानदी घाटी तथा रायगढ़ जिले के सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। मध्य युग के लंबे फलक अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार रायगढ़ जिले के काबरा पहाड़ से चित्रित शैलाश्रय के निकट से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार महानदी घाटी बिलासपुर जिले के धनपुर तथा रायगढ़ जिले के सिंघनपुर के चित्रित शैलाश्रयों के निकट से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ से लगे हुए ओडिशा के कालीहांडी, बलांगीर एवं संबलपुर जिले की तेल नदी एवं उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 26 स्थानों से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात नवपाषाण युग आता है। इस काल में मानव सभ्यता की दृष्टि से विकास कर चुका था तथा उसने कृषि कर्म, पशुपालन, गृह निर्माण तथा बर्तनों का निर्माण, कपास अथवा ऊन कुतना आदि कार्य सीख लिया था। इस युग के औजार दुर्ग जिले के अर्जुनी, राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी तथा रायगढ़ जिले के टेरम नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। धमतरी बालोद मार्ग पर लोहे के उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। ये गुफाओं में चित्रकारी करने की कला जानते थे। पाषाण युग के पश्चात ताम्र और लौह युग आता है। दक्षिण कोसल क्षेत्र में इस काल की सामग्री का अभाव है, किंतु निकटवर्ती बालाघाट जिले के गुंगेरिया नामक स्थान से तांबे के औजार का एक बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। लौह युग में शवों को गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। इसे महापाषाण स्मारकों के नाम से संबोधित किया जाता है। इन समाधियों को महापाषाण पट्टतुम या डालमेन भी कहा जाता है। दुर्ग जिले के करीभदर, चिरचारी और सोरर में पाषाण घेरों के अवशेष मिले हैं। इसी जिले के करका भाटा से पाषाण घेरे के साथ लोहे के औजार और मृत भांड प्राप्त हुए हैं। धनोरा नामक ग्राम से लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिसका व्यापक सर्वेक्षण प्रोफेसर J.R. कामले एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने सर्वप्रथम किया। निकटवर्ती कालाहांडी जिले की नवापारा तहसील में स्थित सोनाभीर नामक स्थान में पाषाण का घेरा मिला है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पर्वत कंदराओं में निवास करता था। तब उसने इन शैलाश्रयों में अनेक चित्र बनाए थे, जो इनके अलंकरण प्रिय एवं कला प्रिय होने का प्रमाण है।
रायगढ़ जिले के सिंघनपुर तथा काबरा पहाड़ी में अंकित शैल चित्र इसके उदाहरण हैं। काबरा पहाड़ में लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, सांभर, अन्य पशुओं तथा पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्रण किया गया है। सिंघनपुर में मानव आकृतियाँ सीढ़ी, दंड के आकार की तथा सीढ़ी आकार में अंकित की गई है। अभी हाल के वर्षों में राजनांदगांव जिले के चितवा डोंगरी, रायगढ़ जिले के बसनाझर, ओंगना, करमागढ़ तथा लेखाभाड़ा में शैल चित्रों की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है। चितवा डोंगरी के शैलाश्रयों को सर्वप्रथम श्री भगवान सिंह बघेल एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने उजागर किया। कौस्तिक उपनिषद में विंध्य पर्वत का नाम उल्लेखित है। परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है। महाकाव्यों में इस क्षेत्र का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। रामायण काल से ज्ञात होता है कि राम की माता कौशल्या राजा भानुमंत की पुत्री थी। कौशल खंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपतन के पास कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा था। इसके नाम से ही इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। राजा कौशल के वंश में भानुमंत नामक राजा हुआ, जिसकी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, अतः कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ का राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ के पूर्व ही इस क्षेत्र का नाम कौशल होना ज्ञात होता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय संभवतः राम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के आसपास व्यतीत किया था। स्थानीय परंपरा के अनुसार शिवरी नारायण, खरोद आदि स्थानों को राम कथा से संबंध माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार श्री राम द्वारा सीता का त्याग देने पर तुरतुरिया में स्थित महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी थी और यहीं लव और कुश का जन्म हुआ माना जाता है। श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अनुज कुश को दक्षिण कौशल मिला, जिसकी राजधानी कुशस्थली थी। महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में प्राग कौशल के रूप में मिलता है। बस्तर के अरण्य क्षेत्रों को कालांतर कहा गया है। कर्ण द्वारा दी गई दिग्विजय में भी कौशल जनपद का नाम मिलता है। राजा नल ने दक्षिण दिशा का मार्ग बताते हुए भी विंध्य के दक्षिण में कौशल राज्य का उल्लेख किया था। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ भी बिलासपुर जिले में शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान से समीकृत किया जाता। स्थानीय परंपरा के अनुसार भी मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर का तादात्म्य वर्तमान रतनपुर से किया जाता है। इसी प्रकार यह माना जाता है कि अर्जुन के पुत्र भब्रवाहन की राजधानी सिरपुर थी। पौराणिक साहित्य से भी इस क्षेत्र के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इस क्षेत्र के पर्वत एवं नदियों का उल्लेख पुराणों में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में राज्य करते हुए इक्ष्वाकुवंशियों का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि वैवस्व मनु के पुत्र तथा सुबुद्धम के पुत्र विश्वासन को यह क्षेत्र प्राप्त हुआ था।